सो आज मेरे साथ मौजूद हैं विनीत मिश्रा, जिन्होंने इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो इस टॉपर स्टॉक के अंदर हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने एग्जामिनेशन के अंदर प्रिपरेशन की। जून एग्जामिनेशन में काफी कम समय बचा हुआ है, तो हमने एक छोटा सा टॉपर स्टॉक सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जिससे आप लोग मोटिवेट हो सके और समझ सके कि आपको जून के अंदर क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, क्योंकि केवल आपके पास 2 महीने से कम समय बचा हुआ है। तो सबसे पहले वेरी बिग कांग्रेचुलेशन विनीत फॉर क्वालिफाइंग जेआरएफ एंड वेलकम टू टॉपर स्टॉक। थैंक यू सर। कैसा फील हो रहा है जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद? सर सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि मैं फाइनली ये साइकिल से बाहर आ चुका हूँ क्योंकि मैं पिछले 2 अटेम्प्ट से काफ़ी क्लोज आके मिस हो जा रहा था मेरा जेआरएफ। जब पिछले दिसंबर में मैं 3 क्वेश्चन से रह गया था और जब मैंने 96 क्वेश्चन करेक्ट किया था पर कट ऑफ 99 चला गया था तो मेरा जेआरएफ हम्म। नहीं हुआ। फिर जोन एग्जाम में मैं काफ़ी क्लोज आ गया था पर क्योंकि एग्जाम लीक हो गया, कैंसिल हो गया, तो फिर मुझे देना पड़ा। फिर उसके बाद फिर मैंने 99 परसेंटाइल स्कोर किया पर फिर कुछ नंबर से मेरा जेआरएफ रह गया था। तो अब फाइनली मैं इस बार क्वालिफाई कर पाया हूँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो सर ये है कि फाइनली मैं साइकिल से बाहर आ गया हूँ, तो ये काफ़ी रिलैक्सिंग है मेरे लिए। तो थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आपने प्रिपरेशन कब शुरू की थी और क्यों आया दिमाग के अंदर कि मेरे को जेआरएफ क्वालिफाई करना है? बहुत सारे एग्जामिनेशन है इंडिया के अंदर देने के लिए, तो क्यों जेआरएफ, क्यों? सर मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता था। मतलब पहले मेरा ग्रेजुएशन में तो कॉमर्स था, पर मैं क्योंकि मैं बीएचयू में पढ़ता था तो लाइब्रेरी जाता था, तो हिस्ट्री के बुक्स वहाँ पे काफ़ी सारे थे, तो वहाँ से इंटरेस्ट आने लगा हिस्ट्री पढ़ने में। तो वहाँ से मैंने स्विच कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में हिस्ट्री आ गया मेरा। और फिर वहाँ से फिर मैंने सोचा कि पीएचडी करने का। तो पीएचडी के लिए तो सर नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तो वहाँ से फिर मैं प्रिपरेशन जर्नी में लग गया। तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए अभी जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए? सर ये मेरा 7 अटेम्प्ट था। 7th अटेम्प्ट था, मतलब आपको हिस्ट्री के अंदर काफी टाइम लग गया फिर समझने में। और नेट आपने कितनी बार क्वालिफाई किया? नेट सर मेरा ये इंक्लूडिंग ये थर्ड टाइम था। और इससे पहले सर काफी कुछ लक फेवर भी नहीं कर रहा था मैं। 2 बार मैं 91 परसेंटाइल 94 परसेंटाइल स्कोर करने के बाद भी रिजेक्ट हो जा रहा था। हम्म। और दो दो अटेम्प्ट तो सर मैंने तब दिया था जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंटिन्यू चल ही रहा था। तो हम्म। उसके बाद मुझे कुछ 2 साल तो लग गए वो तो ऐसे ही प्रोग्राम। दे दिए होंगे वही टाइम, मतलब चलो देख लेते हैं एक बार बैठ के एग्जामिनेशन के अंदर कैसा आता है। सीरियस अटेम्प्ट करेंगे तो सीरियस अटेम्प्ट तो मास्टर्स के बाद ही जनरली लोग देते हैं, तो वो भी आपने दिए होंगे और उसमें आपने नेट क्वालिफाई किया और फिर फाइनली जेआरएफ। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में समझाइए विनीत, कि आपने क्या बुक्स फॉलो की थी और किस तरीके से आपकी जर्नी रही किताबों को लेके, स्टडी मटेरियल को लेके। सर बुक्स के लिए बात करूँ तो मैंने जैसे मॉडर्न के लिए मैंने 2 बुक मेनली फॉलो किया है। एक स्पेक्ट्रम जो एक फैक्ट्स के लिए इजी रहता है, और एक शेखर बंदोपाध्याय का पासी टू पार्टीशन, वो थोरोली पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से भी फ्रेम होते हैं। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मैंने मेनली सतीश चंद्र का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पढ़ा है। एंड एंशियंट के लिए सर भूपिंदर सिंह अच्छी बुक है, पर मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा ही वास्ट है। मतलब इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया गया है जितना उतना थोड़ा स्किप भी कर हम्म। दे तो चलेगा। उसके लिए सर मैंने आपका नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहा है मेरे लिए, क्योंकि आपका जो स्टडी नोट्स रहता था जब मैं आपका क्लास का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो मैं मेनली एंशियंट हिस्ट्री मैंने सारा वहीं से पढ़ा है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और पेपर 1 को लेके आपने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी? सर पेपर 1 के लिए तो सर वैसे तो मेनली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व करता था। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के लिए मैं काफ़ी हेल्पफुल रहा हूँ, क्योंकि जो सर टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक बना के देता है उसमें एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं और एक मॉक टेस्ट भी रहते हैं, और उसमें हर क्वेश्चन के पीछे एक्सप्लेनेशन दिया रहता है। तो इससे काफ़ी कुछ रिवाइज करना और एक थोरोली एक अंडरस्टैंडिंग होने के लिए काफ़ी हेल्प रहता है। ओके, तो आप बैलेंस कैसे करते थे पेपर 1 और पेपर 2? रोज पेपर 1 कितना पढ़ना, पेपर 2 कितना पढ़ना? सर पेपर 2 तो सर थोड़ा इजी था पढ़ने में, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट था और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता था। लेकिन पेपर 1 में सर मैंने मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है, और इस बार मैं लकी था कि मैं अच्छा स्कोर कर पाया। 50 में मेरा 36 क्वेश्चन करेक्ट था पेपर 1 में। एंड मैं सोच रहा हूँ सर जो मेन जो रीज़न रहा है जिसमें मैं इतना कर पाया हूँ, ये कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है और मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है। सर जैसे 1 घंटे मुझे लगता था पेपर करने में, तो मैं 2-3 घंटे मुझे पूरा एनालिसिस करने में चला जाता था पेपर 1 का, कहाँ से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कहाँ गलत हो रहे हैं। और जैसे पेपर 1 में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स, और काफ़ी सारे इन्वायरमेंट के वो सब। तो ये सब सर काफ़ी हेल्पफुल रहे, मतलब एनालिसिस करने के टाइम। चलिए बहुत बढ़िया। और अगर मैं पूछूं आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रेलेवेंस पेपर 2 के अंदर, तो वहां पे क्या रहेगी उसकी रेलेवेंस? सर वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, खास तौर पे सर जो आपके सेशंस रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो 2008 से लेके 2024 तक आपने जो पूरे करवाए हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्योंकि सर
मैंने कितनी बार देखा है कि क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि जैसे असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाता है, कभी वन लाइनर में आ जाता है, तो वो काफी हेल्पफुल रहता है सर। मुझे याद है कि आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते थे, रेगुलर सेशंस के अंदर आते थे, तो वहां पे आपकी स्ट्रैटेजी कैसे रहती थी कि मतलब दिन कैसे शुरू होता तो कैसे खत्म होता, थोड़ा उसके बारे में बताइए, जिससे कि क्योंकि जून के अंदर केवल 2 ही महीना बचा हुआ है, एस्पिरेंट्स को थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और उनको थोड़ा सा प्लान भी दिखे कि क्या करना है अभी। सर जैसे मेरा जैसे बहुत सिस्टमैटिक तौर पे रहता था, जैसे पेपर वन में मुझे इतने पढ़ने और पेपर टू में इतने करने, जैसे एक एक डेली टारगेट जैसा रहता था कि मुझे अगर 10 दिन में मुझे एंशियंट कवर करना है तो 10 दिन में मुझे मेडिवल करना है। और जैसे पेपर वन है तो मुझे रोज पेपर वन सॉल्व करना है, उसका एनालिसिस करना है। सुबह अगर मैं 3-4 घंटे अगर पेपर वन कर रहा हूँ तो फिर मैं दोपहर शाम में मैं पेपर टू कर रहा हूँ, फिर शाम को 6 बजे आपका रेगुलर क्लास कर रहा हूँ। तो ऐसे दिन में हमेशा मैनेज करता था पेपर वन पेपर टू। डिसिप्लिन थे बिल्कुल, या कभी कभी ब्रेक भी लेते थे? सर कभी 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 थोड़ा फ्लक्चुएट हो जाता था, पर मोर और लेस मैं 8 to 9 आवर्स तो पढ़ लेता था। 8 to 9 आवर डेली बेसिस पे पढ़ते थे? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आखिरी की जो मतलब आखिरी के 15 दिन होते हैं, 20 दिन होते हैं, वहां पे क्या स्ट्रैटेजी रहती है? 8-9 घंटे पढ़ना या थोड़ा सा और बढ़ा देना वो घंटों को? सर अगर कंटिन्यूअसली अगर हम 8-9 घंटे अगर रोज पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ज्यादा हम लोग को डिफरेंस होगा, क्योंकि हम लोग का रिदम पहले से बना हुआ रहेगा। और मेनली सर मुझे लगता है 10-15 दिन में कुछ नया पढ़ने की जगह जो हम लोग ने पढ़ा है उसको कंसोलिडेट ज्यादा करना चाहिए। और खास तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ पे गलत हो रहा है। अगर 4 ऑप्शन है तो या अगर एक सही हो रहा है तो बाकी 3 जो गलत हो रहे हैं उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, ये सब देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। हम्म। इतना लंबे समय है, मतलब आप सोचिए कि एक एग्जामिनेशन 6 महीने का हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारे एस्पिरेंट है, टाइम लग जाता है, ऑब्वियसली सबकी स्पीड सेम नहीं होती है, हर कोई एस्पिरेंट ये नहीं है कि एक अटेम्प्ट में हो गए, 2 अटेम्प्ट में हो गए, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे आप? मतलब जेआरएफ आपका थोड़ा टाइम लगा उसको क्वालिफाई होने में, लेकिन हुआ, लेकिन मोटिवेशन कैसे आई कि हाँ मुझे लगे रहना है, मेहनत करते रहनी है? सर एक तो मैं कुछ थोड़ा लकी भी हूँ, क्योंकि सर मुझे लगता है जो मेरे आसपास की जो कंपनी है वो काफी मुझे मोटिवेट करके रखते थे। जैसे मेरे पास जो है जैसे प्रांजलि है, भाई जी है, ये सब जो मेरे फैमिली फ्रेंड्स है ये काफी मेरे में बिलीव करते थे। एक टाइम आ गया था जब मुझे लगता था कि अब मेरा हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या, मैं तो अपना 100% दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। तो इन लोग मेरे में बहुत बिलीव करते थे कि वन डे आई विल अचीव, और ये जो दिन है ये एक दिन अच्छा आ जाएगा, तो ये मुझे काफी मोटिवेट करता था। तो आई वुड लाइक टू थैंक देम। यस सर। और तो किसी फैमिली को में मतलब सफलता का श्रेय आप ही नहीं सबको देना चाहोगे जिन्होंने आपको मोटिवेट किया? यस सर, ये मेरे क्लोज वन जो भी है फैमिली फ्रेंड। यस, मैं अपने फादर को भी बोलना चाहूंगा, क्योंकि जब मेरा एग्जाम नहीं हो रहा था और कुछ नंबर से जब मेरा रह जाता था तो मेरे पापा ने कभी मुझे ऐसे मतलब प्रेशराइज नहीं किया कि क्यों नहीं हो रहा क्यों नहीं हो रहा, वो हमेशा एक्सेप्टेबल थे। मैं जब करता था तब भी और जब नहीं होता था तब भी वो काफी, तो ये मुझे जो पॉजिटिव माहौल मिला है अपने आसपास के सर्कल से वो काफी इंपॉर्टेंट रहा है मेरे लिए। चलिए, बहुत बढ़िया विनीत, कुछ एक स्ट्रैटेजी बताना चाहोगे एस्पिरेंट्स को जो भी जून के अंदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि 2 ही महीने बचे हुए हैं, क्या करना चाहिए उनका आखिरी के 2 महीने में? सर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है कि जो बहुत सारा चीज ऐसा होता है सर जो कि इतना स्कोरिंग नहीं होता है, जो एग्जाम में मतलब उतना मार्क्स फेस नहीं करता है, पर हम लोग उस पर काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। जैसे ऑनेस्टली मैं अगर बोलूँ तो सर, जैसे हिस्ट्री है बहुत ज्यादा वास्ट है। जैसे प्री हिस्ट्री टॉपिक है तो प्री हिस्ट्री में पेलियोलिथिक भी आता है, नियोलिथिक होता है, इतने सारे साइट्स होते हैं, लेकिन सर क्वेश्चन उसमें बस एक या दो ही आते हैं। तो अगर हम उसमें 10-15 दिन दे दे रहे हैं पूरा साइट्स पढ़ने में और क्वेश्चन सिर्फ एक या दो ही आ रहे हैं, कोई पॉइंट नहीं ये है, हाँ। इतना बड़ा डिसीजन नहीं है। एंड वन मोर थिंग सर, आई वुड लाइक टू ऐड, ये है कि सर स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जिस तरह क्वेश्चन फ्रेम होता है पेपर टू का 100 क्वेश्चन, उसमें 30-30-30 एंशियंट मेडिवल मॉडर्न के होते हैं। अगर हम कोई दो में एकदम मास्टर कर ले कि हमें बहुत अच्छी तरह आता है, तो तीसरे में अगर हम थोड़ा छोड़ भी देते हैं तो ज्यादा मोर और लेस वो मैनेज हो जाएगा, हम लोग हम्म। 60 कर लेंगे। और वैसे ही पेपर वन है तो पेपर वन में स्कोरिंग करना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन है और डीआई है, ये 10 क्वेश्चन हम लोग कभी भी नहीं छोड़ सकते। अगर ये दोनों हम छोड़ देते तो जेआरएफ फिर थोड़ा मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि ये हम्म। बहुत इजी होता है और स्कोरिंग भी होता है। फिर टीचिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस एनालिसिस करें, हम लोग समझे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि थोड़ा सा हम लोग अगर दिमाग लगाते हैं तो हम लोग आंसर आ जाता है। और वैसे कुछ हम्म। एनवायरमेंट क्वेश्चन है तो ये सब सर ऐसा करना चाहिए कि 35 तक आ जाए, हमें पूरा 50 नहीं चाहिए, पर ऐसा करना हम्म। चाहिए कि 35 तक हम लोग ले आए।
हाँ 35 आ जाओ, उधर 65-70 करीब आ जाए तो मोर देन इनफ होगा। एंड बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सुनीत आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने पे। ठीक है, अब प्लान्स क्या है, पीएचडी कहाँ से परस्यू करने का सोचा हुआ है आपने? सर अभी तो एक इंटरव्यू है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये 22 अप्रैल को, तो अभी तो फिलहाल उसमें जा रहा हूँ, और एक दो यूनिवर्सिटी और भी आने वाले, उनका भी अप्लाई करना है। चलिए विनीत, बेस्ट विशेस आपके पीएचडी इंटरव्यू को लेके भी। होपफुली आपका पीएचडी भी क्वालिफाई हो जाएगा, जेआरएफ की फेलोशिप आनी शुरू हो जाएगी और असिस्टेंट प्रोफेसर भी फिर बनना है। चलिए मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना समय दिया, कीमती समय दिया, एस्पिरेंट्स को बताया कि क्या आपको फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।